हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 11 फिजिक्स। और क्लास 11 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 लॉ ऑफ मोशन का। और मैं पहले आपको बता देता हूं कि 3 जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स हुए हैं वहां हमने आपको 1 बाय 1 लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 3 तक हमने आपको क्या बताया, लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया, सेकंड लेक्चर में न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लेक्चर में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया। अगर आप सभी ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो पहले आप वो तीनों की तीनों लेक्चर्स आप कंप्लीट करके आएंगे तो आपको आगे के जो लेक्चर्स है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि अब हम इन्हीं जो 3 हमने लॉ देखा है उन्हीं लॉ का प्रयोग करेंगे और कुछ और चीजें देखेंगे गति के नियम में, लॉ ऑफ मोशन में। तो आज का जो क्लास है वो क्लास है लॉ ऑफ मोशन लेक्चर का। ये है इंपल्स और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, मतलब आवेग और आवेग संवेग प्रमेय पर। तो हम आपको बताएंगे कि आवेग किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे बेटा आवेग संवेग प्रमेय क्या है और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझेंगे ये आवेग को और आवेग संवेग प्रमेय को कि उनका हमारे जो डेली लाइफ है, दैनिक जीवन में है, उनमें क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या उपयोग होते हैं। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटी सी क्लास होने वाली है। मैंने बहुत छोटा टॉपिक लिया है लेक्चर नंबर 4 के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेटा क्या क्या चीजें हमको देखनी है। सबसे पहले आज के क्लास में मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा आवेग के बारे में कि आवेग है क्या। ठीक है, तो चलिए हम हेडिंग डालते हैं बेटा। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखने वाले हैं आवेग। आवेग बोला जाता है इसको इंपल्स। क्या बोलते हैं? इंपल्स। ठीक है, आवेग, इंपल्स। अब अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में चलूं, बोलेंगे सिंपल शब्दों में, या बोलते हैं कि 1 वर्ड में क्या बोलेंगे आवेग को, तो आप बोल सकते हैं बेटा आवेग क्या चीज होता है। आवेग जो है वो होता है बेटा बल का प्रभाव। क्या है बेटा? ये बल का प्रभाव। किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल है उसका प्रभाव क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। हम इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या बोल सकते हैं बेटा? इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ये कहलाता है आवेग। ठीक है, आवेग, इंपल्स। बहुत ही शॉर्ट शब्दों में एक लाइन में अगर आपको कोई पूछता है कि आवेग क्या है तो आप बता सकते हैं कि बल का प्रभाव। किसी वस्तु पर लगे हुए बल के प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं या इंपल्स कहते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स। और अच्छे से और समझना है तो चलिए हम थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करते हैं बेटा। आपने पढ़ा है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। क्या देखा बेटा हमने? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ठीक है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बोलता है। क्या होता है फॉर्मूला आपको मालूम है बेटा? हमने देखा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए हम ये फॉर्मूले को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू, ठीक है, फोर्स इक्वल मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन क्या होता है बेटा? डेल्टा टी। इस तरीके से लिख लिए। थोड़ा सा देखो इसको मैं पक्षांतर करता हूं बेटा। कैसे पक्षांतर करता हूं? डेल्टा वी को एक तरफ रहने देखता हूं और एम और डेल्टा टी को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा बेटा फोर्स इंटू तिर्यक गुना होगा डेल्टा टी, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे अपॉन में आ जाएगा क्या बेटा? एम। क्या आ जाएगा? एम। ठीक है, अब बात आपको समझ में आई होगी, एक बार फिर से देख लीजिए बेटा। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या कर दिया? चेंजिंग वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर, यही क्या कहलाता है बेटा? त्वरण। ए को मैंने इस तरह से लिख लिया। अब डेल्टा वी की वैल्यू मैं यहां से फाइंड कर रहा हूं।
F डेल्टा टी उधर ऊपर जाकर F के साथ मल्टीप्लाई हो गया और नीचे क्या आ गया बेटा M। तो किसी भी वस्तु का अगर हम बोलेंगे वेग, किसी भी वस्तु का क्या चीज बेटा वेग, ये जो वेलोसिटी है वेग है वो किस पर डिपेंड कर रही है, दो चीजों पर डिपेंड करती है, फोर्स पर और टाइम पर। किस पर डिपेंड करती है बेटा फोर्स और टाइम पर। तो हम बोल सकते हैं किसी भी जो वस्तु का वेलोसिटी रहता है वो दो तरह से इफेक्ट पड़ता है, या तो फोर्स अधिक लगाएं कितने समय के लिए, कम समय के लिए। फोर्स को क्या करें बेटा, हम क्या करें, वेलोसिटी को इफेक्ट करना है, वेलोसिटी को बढ़ाना है अगर हमको, तो हमको फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा कितने समय के लिए, कम समय के लिए। या फिर उल्टा बोल सकते हैं फोर्स कम लगाएं कितने समय के लिए बेटा, अधिक समय के लिए। तो ये दोनों की दोनों चीजें होती हैं। तो यहां से हमको समझ में आता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, चाहे वो टाइम इंटरवल क्या हो, कम हो, तो उससे उसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा, चेंज होती है। उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेटा कि बल का जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। और इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि आवेग क्या होता है। ठीक है, आवेग, ठीक है, आवेग बराबर, आवेग क्या होता है बोलते हैं बल और समय अंतराल, समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। ओके, बल और समय अंतराल का जो गुणनफल होता है बेटा वो क्या कहलाता है, वो बल का आवेग कहलाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, सूत्र के रूप में लिखेंगे तो बल का आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल, बल गुना समय अंतराल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, बल गुना समय अंतराल। तो देखिए अब मैं यहां थोड़ा सा आपको बताता हूं कि किस तरह से हम बल के लिए या बल के आवेग के लिए हम फार्मूला निकालते हैं। मान के चलेंगे बेटा, ठीक है, कितना बल, F बल किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल dt के लिए लगाया जा रहा है। एक छोटा सा dt मतलब क्या बेटा, छोटा सा समय अंतराल। फोर्स F किसी वस्तु पर एक छोटे समय अंतराल dt के लिए लगाया जा रहा है। तो बल के आवेग को J से डिनोट करते हैं। तो यहां हम बल के आवेग को हम लिखेंगे बेटा dj। क्या लिखेंगे हम, dj। तो बल का आवेग dj इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा बल F इंटू समय अंतराल dt। क्लियर है बात। मान के चलते हैं किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए बल लगाया जा रहा है, तो बल का आवेग, ठीक है, ये बल का आवेग बेटा dj इज इक्वल टू F इंटू क्या हो जाएगा dt, F इंटू क्या हो जाएगा बेटा dt। ठीक है, अब यदि समय t1 से t2 अंतराल में हो तो ये जो समय है बोलता है बेटा t1 से t2 अंतराल में हो। कहां से कहां तक हो बोलता है बेटा, t1 से t2 अंतराल में। तो हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, ये क्या हो जाएगा बेटा dj इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, t1 से t2 तक, किसका इंटीग्रेशन, f डॉट dt, f डॉट क्या हो जाएगा बेटा dt। ठीक है, इंटीग्रेशन मैंने हमेशा बोला आपको इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। तो 1 dj हो जाएगा बेटा j, 1 dj क्या हो जाएगा बेटा j, और फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स बाहर आ गया बेटा, और टाइम 1 बचा तो 1 dt क्या होता है बेटा t होता है, 1 dt क्या होता है t। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन है, t1 टू t2। इंटीग्रेशन आपको करने आना चाहिए ना, फोर्स बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बच रहा है बेटा। ठीक है, तो j इज इक्वल टू हो गया बेटा वेक्टर f इंटू t, t1 टू t2। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे बेटा j इज इक्वल टू फोर्स f टाइमिंग t2, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t1। तो ये होता है बेटा हमारे पास में j
इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और इसी को बोलते हैं बल का आवेग J बराबर, शब्दों में लिख रहे हैं, F क्या है बेटा बल और डेल्टा टी क्या है समय अंतराल। ये बात समझ में आई? इस तरीके से क्या लिखेंगे आप, आवेग, बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल का आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल। मैंने देखो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको फार्मूला निकालना सिखाया बेटा। बल का आवेग डीजे इज इक्वल टू, अल्प समय के लिए लगा रहे थे डीटी के लिए तो डीजे लिखे बेटा, जब भी अल्प समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो डीजे इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, वेक्टर एफ इंटू डी। यदि समय t1 से t2 अंतराल में हो, बोलता है जो समय अंतराल है t1 से t2 पर हो, तो इंटीग्रेशन कर दिए बेटा डीजे इज इक्वल टू t1 टू t2 f डॉट dt। 1 डीजे j हो गया, 1 डीजे जैसे इंटीग्रेशन 1 dx x होता है वैसे 1 डीजे j हो गया, f कांस्टेंट है बाहर निकल गया, कुछ नहीं, 1 dt क्या हो जाएगा बेटा t, समय अंतराल t1 टू t2 है, क्या करते हैं निश्चित समाकलन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t2 माइनस t1, तो j इज इक्वल टू f डॉट डेल्टा टी, मतलब बल का आवेग बल गुना समय अंतराल के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहां हम बताएंगे आपको इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमेय सूत्र क्या होता है, ये फार्मूला आपको मिल गया बेटा। ठीक है, तो देखो आवेग बराबर क्या मिल रहा है हमको, J इज इक्वल टू फोर्स F इंटू टाइम समय अंतराल डेल्टा टी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रक की। फिजिक्स में जब भी आप कोई भी व्यंजक निकालते हैं, कोई भी सूत्र निकालते हैं, तो 3 चीजें आपको हमेशा लिखनी है, मात्रक, विमेय सूत्र और उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले एसआई सिस्टम में देख लेते हैं। एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड, तो हम लिखेंगे बेटा न्यूटन सेकंड। क्या लिखेंगे हम, न्यूटन सेकंड। सीजीएस सिस्टम में देख लेते हैं, सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, न्यूटन की जगह आ जाएगा बेटा डाइन, और टाइम तो क्या हो जाएगा बेटा सेकंड, तो डाइन सेकंड, ये हो गया मात्रक। फिर हम देखेंगे इसका विमेय सूत्र। ठीक है, विमेय सूत्र देखेंगे बेटा, तो विमेय सूत्र देखिए कैसे देखेंगे। ठीक है, कहां से, सूत्र J इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी से, ये फार्मूले से। ठीक है, तो F का विमेय सूत्र बेटा बल का, M देखेंगे ध्यान से, बल का विमेय सूत्र M L T इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, बल का विमेय सूत्र M L T इनवर्स स्क्वायर। फिर टाइम है बेटा इंटू, तो ये क्या हो जाएगा बेटा टाइम T, ये हमारे पास आ जाएगा M L स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, ये हमारे पास विमेय सूत्र आ जाएगा। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा प्रकृति, कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो आवेग किससे मिलकर बन रहा है, बल से मिलकर बन रहा है। किससे मिलकर बन रहा है बेटा आवेग, बल से, तो बल सदिश है, तो ये भी कैसी राशि होगी बेटा, सदिश राशि होगी। और इसकी दिशा सदिश राशि है, इसकी दिशा बल की दिशा होगी। कैसी होगी बेटा, इसकी जो दिशा है, जो बल की दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बल का आवेग क्या होता है। मैंने आपको शुरुआत में समझाया कि बल के प्रभाव को क्या कहते हैं बेटा, बल का आवेग कहते हैं। आप यहां से लिखना शुरू कर सकते हैं आवेग से, कि बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल का आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल होता है। फिर यहां लिख लेना एक लाइन बेटा, माना कि किसी वस्तु पर कोई बल अल्प समय अंतराल dt के लिए लग रहा है, तो डीजे, बल का आवेग J से डिनोट करते हैं, अल्प समय अंतराल के लगा, इसलिए हम इसको क्या बोले बेटा, डीजे बोले। डीजे इज इक्वल टू F डॉट या F इंटू dt हो गया। यदि समय अंतराल को हमने t1 टू t2 ले लिया, तो हमने, ये तो अल्प समय के लिए लगा था ना, तो हमने एक पूरे समय के लिए, ठीक है, हमने क्या निकाला बेटा, बल का आवेग, तो इंटीग्रेशन कर दिए डीजे, इंटीग्रेशन t1 टू t2, टाइम समय अंतराल लिए थे, F डॉट dt, J हो गया F t 1 dt, 1 dj J और 1 dt t F कांस्टेंट था, बाहर आ गया बेटा t1 टू t2,
ठीक है, तो हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, एफ T2 माइनस T1 हो गया बेटा, J इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, बल का आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल। और फिर तीन चीजें फॉर्मूले से, मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड, सीजीएस में करेंगे तो डाइन सेकंड, विमी सूत्र एफ इंटू डेल्टा टी से एफ का एमएल टी इनवर्स इंटू टी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, और बल सदिश राशि है तो ये आवेग भी कैसी राशि होगी बेटा, सदिश राशि होगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगले जो कॉन्सेप्ट है बेटा, अगला जो हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट है, क्या पढ़ना है हमको, आवेग संवेग प्रमेय। अब हम देखेंगे आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, आवेग मतलब इंपल्स, संवेग, मोमेंटम, ठीक है, प्रमेय, थ्योरम, ये ओके बेटा। हम देख क्या रहे हैं, आवेग संवेग प्रमेय, इंपल्स, मोमेंटम, थ्योरम। तो देखिए क्या होता है आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, आवेग संवेग प्रमेय क्या बोलता है बेटा, जो बल का आवेग होता है, क्या होता है बोलता है बेटा, बल का आवेग होता है, वो आवेग किसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, यही क्या कहलाता है बेटा, आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, आप शब्दों में लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट फार्मूले के रूप में लिख लिया गणितीय भाषा में, बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बल का आवेग आपने पढ़ा है, बल का आवेग J, ठीक है, बल का आवेग क्या होता है बेटा, J, और संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा P, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं बेटा, बल का आवेग J के जगह में क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F इंटू डेल्टा T, डेल्टा P। ये कुछ इस तरीके से देख लीजिए, मैंने आपको आवेग संवेग बताया, बल का आवेग किसमें, संवेग में परिवर्तन के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो बल के आवेग को J से डिनोट करते हैं, तो वेक्टर J इक्वल डेल्टा वेक्टर P, ठीक है, या वेक्टर F इंटू डेल्टा T इक्वल डेल्टा P, ये होता है बेटा आवेग संवेग प्रमेय। अब यहां हम सूत्र का निगमन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, सूत्र का निगमन करके आपको दिखाते हैं, ये फार्मूला जो है वो कहां से आता है, ये हम करके दिखाते हैं। चलिए, ठीक है, हम कर रहे हैं सूत्र का निगमन। सूत्र का निगमन करेंगे बेटा कहां से, हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा P इंटू डेल्टा T। फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा P, या फिर आप इसको लिख लेना बेटा, फोर्स इज इक्वल टू dP अपॉन dt, ये हो जाएगा। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मालूम है कि बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो हम इसको संवेग में परिवर्तन को दिखाते हैं dP अपॉन dt से, तो F इक्वल हो गया बेटा dP अपॉन dt, या हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू dP इज इक्वल टू dP, ये ठीक है। अब इसको आप समीकरण 1 ले लेना, फिर इसके बाद बेटा आप यहां मान लेना, माना क्या मानेंगे, T1 समय पर संवेग, T1 समय पर संवेग कितना है बेटा, P1, और T2 समय पर संवेग P2,
ठीक है, माना t1 समय पर संवेग p1 और t2 समय पर जो संवेग है वो कितना है बेटा, p2 है। तब यहां समाकलन कर देंगे बेटा, यहां समाकलन कर देंगे सीमाओं में, ये t12 क्या हो जाएगा बेटा, t12 क्या हो जाएगा हमारे पास, t2 वेक्टर f डॉट dt, वेक्टर f डॉट dt, और इधर जहां dp है वहां इंटीग्रेशन p1 टू p2 dp, वेक्टर कर सकते हैं आप, निशान लगा सकते हैं, वेक्टर p1 टू p2। बात समझ में आ रही है किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन t1 टू t2 f dt और इक्वल इंटीग्रेशन p1 टू p2 dp। ठीक है, फिर से वही चीज बेटा, फोर्स कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन होगा t1 टू t2, क्या बच रहा है, कुछ नहीं, मतलब 1 dt हो गया। और वैसे बेटा यहाँ इंटीग्रेशन p1 टू p2, कुछ नहीं मतलब क्या है बेटा, 1 dp, कुछ नहीं मतलब क्या है बेटा, 1 dp। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको करने आता है f 1 dt क्या हो जाएगा, 1 dt क्या हो जाएगा बेटा, t कहां से कहां तक, t1 टू t2 हो रहा है, और वैसे ही 1 dp, ये वेक्टर का निशान आप लगा सकते हैं, ये p हो जाएगा बेटा, कहां से कहां तक हो रहा है, ये p1 टू p2, वेक्टर p1 टू p2। बात समझ में आ रही, फिर से एक बार देखेंगे, हमने ये जो समीकरण एक आया था वेक्टर f dt इक्वल टू dp, उसको इंटीग्रेट कर दिया, समय अंतराल ले लिया बेटा, t1 पर संवेग p1 और t2 पर संवेग क्या है, p2 है मान लिए, तो t1 टू t2 f dt इक्वल इंटीग्रेशन p1 टू p2 dp। ठीक है, f कांस्टेंट बाहर निकल आया, 1 dt बचा, यहाँ 1 dp है बेटा, 1 dt t हो जाएगा, 1 dp p हो जाएगा। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फोर्स अपर लिमिट t2, लोअर लिमिट t1, t2 माइनस t1, वैसे यहां भी बेटा ये वेक्टर p2 माइनस वेक्टर p1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा t2 माइनस t1 क्या होता है बेटा, डेल्टा t, और ये होता है बेटा डेल्टा t। ठीक है, इसी को आप चाहें तो लिख सकते हैं बेटा j इज इक्वल टू डेल्टा p। आ गया हमारे पास, देखिए बल गुना समय अंतराल आवेग कहलाता है, और ये क्या है बेटा, संवेग में परिवर्तन। ये बल गुना समय अंतराल को आप j लिख सकते हैं, j इज इक्वल टू डेल्टा p। तो ये सिद्ध हो गया बेटा कि बल का क्या चीज, आवेग, बल का आवेग बराबर होता है किसमें, संवेग में परिवर्तन के, किसमें परिवर्तन के, संवेग में परिवर्तन के। ये हो गया, ओके। तो इस तरीके से आप आवेग संवेग प्रमेय को बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। फिर से एक बार सुनिएगा, मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई। आवेग संवेग प्रमेय, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलता है बल का जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आप लिखेंगे बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग को जे से डिनोट किया जाता है, वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा पी। जे को लिखते हैं बेटा बल गुना समय अंतराल, क्योंकि बल का आवेग अभी हमने आपको पढ़ाया क्या होता है, बल गुना समय अंतराल। तो वेक्टर एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल डेल्टा पी। सूत्र का निगमन करेंगे कहां से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, वेक्टर एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी, या वेक्टर एफ इंटू डी टी इक्वल डीपी। तो t1 समय पर हमने संवेग p1 ले लिया और t2 समय पर संवेग p2 ले लिया। बेटा ये जो फॉर्मूला बना, देखो कुछ नहीं किया हमने, dt को उधर पक्षांतर कर दिया, तो वेक्टर एफ dt इज इक्वल टू डीपी बन गया। बेटा यहां समय के साथ आप क्या लेना, सीमा लेकर आप एक लिमिट लेकर क्या कर देना, समाकलन इधर संवेग वाला। तो t1 टू t2 f डॉट dt, जिधर dt है, p1 टू p2 dp, f कांस्टेंट बाहर निकल गया, 1 dt हो गया, यहाँ 1 dp है, 1 dt t होता है बेटा t1 टू t2, और यहाँ p हो गया p1 टू p2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो t के प्लेस में t2, फिर t के प्लेस में माइनस t1, ये अपर लिमिट p2 माइनस p1, तो t2 माइनस t1 डेल्टा t हो गया, p2 माइनस p1 डेल्टा p हो गया। ये बल गुना समय अंतराल आवेग होता है, ये संवेग में परिवर्तन। तो सिद्ध होता है कि बल में का जो आवेग है वो संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, तो ये आवेग संवेग प्रमेय भी हो गया। चलिए, मैंने बताया था बहुत ही छोटी सी क्लास है, मैं ये दो टॉपिक्स ही लेकर चल रहा हूं, मेरे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं आप सभी के लिए। अब देखिए, बोलता है बल के जो आवेग है उनका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है, कैसे हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो समझेंगे बेटा कि बल के आवेग का क्या होता है दैनिक जीवन में उपयोग। तो यहां देखिए हमारे पास में फॉर्मूला है बेटा, कॉन्सेप्ट में हमारे पास में फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास में कि F फोर्स इंटू
डेल्टा टी ये बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के क्या है बेटा बराबर है, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, लिख सकते हैं। ठीक है, F इंटू डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। ठीक है, यहां देखो फोर्स इज इक्वल टू, समझना फॉर्मूले को आपको अच्छे से समझना है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इससे एक चीज समझ में आता है बेटा कि फोर्स जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, समय अंतराल के, ये। ठीक है, अब व्युत्क्रमानुपाती मैं शुरू से क्लासेस में बताते आ रहा हूं, जब भी इस तरह से कोई व्युत्क्रमानुपाती आता है तो एक बढ़ता है दूसरा घटता है, या एक घटता है दूसरा बढ़ता है। अगर हम समय अंतराल को बढ़ा देंगे तो लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और अगर समय अंतराल को कम कर देंगे तो लगने वाले बल का मान अधिक हो जाएगा। सिंपल साफ शब्दों में हिंदी में समझिएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, समय अंतराल की, किसके बेटा, समय अंतराल के। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, अगर समय का मान बढ़ता है तो लगने वाले बल का मान कम होता है, अगर समय का मान कम होगा तो लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसको दिमाग में रखते हुए किसको, कि समय अंतराल कम होगा तो बल का मान बढ़ेगा, और समय अंतराल को बढ़ा देंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। एग्जाम्पल्स को समझेंगे आप एक एक करके। सबसे पहले देखिए, ठीक है, श्रीमान धोनी जी बॉल को कैच करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी क्रिकेटर हो, ठीक है, वो चाहे हमारे जो कैप्टन कूल थे महेंद्र सिंह धोनी हो, या कोई भी जो क्रिकेटर हो बेटा, देखना जब भी बॉल को कैच करते थे तो कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते थे। कहां खींचते थे, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते थे। तो यही बोलता है बेटा, क्रिकेट के खेल में गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे कर लेता है। क्रिकेट देखते हैं आजकल सभी लोग तो मालूम होगा पीछे करते हैं। क्यों पीछे करते हैं, क्योंकि पीछे करने पर गेंद को लपकने के लिए जो हम समय लगा रहे हैं वो समय अंतराल बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है। जब भी कोई क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को कैच करता है, बॉल को लपकता है, तो अपने हाथ पीछे खींचता है, पीछे खींचता है, तो जो बॉल को पकड़ने में लगा हुआ, अगर बॉल को यहां पकड़ेंगे तो समय अंतराल कम हो जाएगा, यहां पकड़ेंगे तो ये देखो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है बेटा, इतना डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो समय अंतराल भी बढ़ गया। तो समय अंतराल बढ़ने से लगने वाले बल का मान कम हो जाता है, इससे हमारे हाथों को चोट कम पहुंचती है। इसलिए बोलता है क्रिकेट के खेल में जो खिलाड़ी रहता है वो बॉल को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे खींच लेता है, ताकि जो समय अंतराल है बॉल को पकड़ने में या लपकने में लगने वाला समय अंतराल है उसका मान बढ़ जाए और बल का मान क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। तो ये हमारे दैनिक जीवन में बल के आवेग का बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है कि क्रिकेट के खेल में गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ क्या कर लेता है, पीछे की ओर खींच लेता है। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स हमने लेके रखा हुआ है, सभी सेम प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। देखिए, सर्कस के कलाकार जालियों या मोटे गद्दे पर कूदते हैं। आजकल के बच्चे आप लोग बहुत बदनसीब हो, आपको सर्कस देखने नहीं मिलता है, ठीक है। हम अपने बचपन में बहुत सारे सर्कस देखे। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास जो शहर है वहां सर्कस लगते थे, रशियन सर्कस, इंडियन सर्कस, हमने बहुत सारे खेल देखे हैं सर्कस के। आपने सर्कस के खेल नहीं देख पाए हैं, फिर भी आपके पास एक मौका है, आपके पास में जो YouTube है वहां आप बहुत सारे वीडियोस हैं सर्कस के, आप सर्कस थोड़ा सा देखिए, मन आपका अच्छा लगेगा, एंजॉय लगेगा। बहुत बढ़िया एक मनोरंजन का साधन था पहले के समय में सर्कस। तो बोलते हैं बेटा सर्कस के कलाकार जो रहते हैं वो जाली या मोटे गद्दे पर कूदते हैं। बोलते हैं जब सर्कस के कलाकार क्या करते हैं, हवा में कलाबाजी दिखाते हैं बेटा, हवा में, ठीक है। वहां बहुत सारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, वो हवा में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं रस्सियों की सहायता से। मगर जब उनको नीचे उतरना रहता है ना, तो नीचे एक जाली क्या रहता है बेटा, एक जाली या एक गद्दा रखा होता है, ठीक है, वो उसी पर कूदते हैं। क्यों, जाली या गद्दे पर कूदते हैं, ये बहुत ही मुलायम रहता है। कैसा रहता है बेटा, ये जो गद्दा रहता है बहुत ही मुलायम रहता है। जैसे उसमें पैर जाता है वो गद्दे के जो पैर है वो गद्दे के नीचे, ठीक है, ये कैसा रहता है, स्प्रिंग्स लगे रहते हैं, ये इसमें बहुत ही मुलायम जो कॉटन रहता है, रुई रहता है, उसका प्रयोग होता है। तो पैर थोड़े से अंदर चले जाते हैं, तो हमारे पैर को जमीन में पहुंचने में लगने वाले समय अंतराल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वैसी जाली में भी, ठीक है, वैसी जाली में भी होता है बेटा। जाली थोड़ी सी ऊपर बंधी होती है, ठीक है, जमीन से थोड़ी सी ऊपर बंधी होती है, जाली में पैर रखते हैं तो जाली थोड़ी सी पैर के साथ नीचे जाती है, मतलब समय अंतराल का मान बढ़ जाता है। फिर से एक बार देखिए फार्मूला है हमारे पास में, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा टी, समय अंतराल कैसा होना, बढ़ना। देखिए समझ में आ रहा है, फोर्स
जो है वो कम होगा। कब? जब समय अंतराल बढ़ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कांच या मिट्टी के बर्तन पक्के फर्श पर गिरते ही टूट जाते हैं, किंतु कच्चे फर्श पर गिरने पर नहीं टूटते हैं। रीजन फिर से सेम होता है। जब कांच के बर्तन कहां? पक्के फर्श पर, मतलब जो पक्का फर्श मतलब हमारे घर में जो टाइल्स लगे रहते हैं या जो सीमेंटेड जो फर्श होती है, ठीक है, या जो पत्थर के फर्श रहते हैं उस पर गिरते हैं कोई भी तो बर्तन रहते हैं, कांच या मिट्टी के जो बर्तन रहते हैं वो तुरंत टूट जाते हैं बेटा, क्रैक हो जाता है, टूट जाते हैं। ठीक है, मगर वही अगर किसी ऐसे सरफेस पर गिरते हैं, कच्चे फर्श पर गिरते हैं तो नहीं टूटते। रीजन है फिर से वही चीज बेटा, जब वो कच्चे फर्श पर गिरते हैं तो उनको समय अधिक मिल जाता है, बल का मान वहां कम हो जाता है, इसलिए वो नहीं टूटते हैं। और पक्के फर्श पर समय अंतराल कम होता है बेटा, बल का मान अधिक होता है, इसलिए वो टूट जाते हैं। चलिए क्लास एंड कर रहे हैं हम। आखिरी जो हमारा एग्जाम्पल है उसके साथ में, मोटरसाइकिल में स्प्रिंग लगाए जाते हैं। देखना, रास्ते में बहुत सारे गड्ढे मिलते हैं, बहुत सारे जो रास्ते रहते हैं वो उबड़ खाबड़ रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं। तो जब हम गाड़ी पर बैठते हैं तो जर्क का अनुभव होता है हमको। ठीक है, जर्क, हमको झटके लगते हैं। तो उन जर्क या झटकों से बचाने के लिए गाड़ी में जो सीट रहते हैं, सीट के नीचे, स्पेशली कहां बेटा? सीट के नीचे पर, या फिर जो हमारे जो पहिए रहते हैं वहां सॉकअप, मालूम होगा, सीट के नीचे स्प्रिंग मोटे मोटे, और जो गाड़ी के पहिए रहते हैं उसके साथ कनेक्ट रहते हैं बेटा सॉकअप। वो क्या करता है? स्प्रिंग जो रहता है वो समय अंतराल का मान वो ऊपर नीचे होते रहता है। गाड़ी के साथ क्या होता है बेटा? ऊपर नीचे, जैसे जैसे हम चलते रहते हैं ऊपर नीचे होते रहता है, तो समय अंतराल का मान बढ़ाते रहता है, जिससे लगने वाले बल का मान या झटकों का मान क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। इसलिए मोटरसाइकिल्स में या हमारे साइकिल्स में स्प्रिंग या सॉकअप्स लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें बल के प्रभाव को क्या करती है बेटा? कम करती है, मतलब आवेग के मान को कम करती है। इसलिए इतने सारे हमने आपको एग्जांपल्स बताए हैं। आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, यही मैं आशा करता हूं। कुछ अगर आपको सुझाव देना है, कुछ कमेंट्स करना है तो प्लीज कमेंट करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे। वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि आप जितना वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आप जो मोटिवेशन देंगे, आप जितने लाइक करेंगे हमको मोटिवेशन मिलते जाएगा, और उतने ही अच्छे वीडियो बनाने की हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। अब मैं यही अपना क्लास समाप्त करता हूं। क्लास समाप्त करने से पहले एक बार फिर से, अगर आपने वीडियो या मेरा YouTube चैनल अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज जल्द से जल्द वीडियो लाइक कीजिएगा, और चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आगे भी अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। मैं गोपाल सर इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास खत्म करता हूं। बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके बेटा, थैंक यू।